सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और तुम लोग सोचो कि मैं आज क्यों रहा हूँ। मैंने अभी अभी शिवलिंगो का पार्ट पढ़ा एंड वो सच में पागल हो गया। ये बंदा रेनेगेड इमॉर्टल के अंदर में एक लौता पीस है जो कि बहुत ज़्यादा फनी है। इसका कैरेक्टर एक अलग ही टाइप का है। मतलब क्या करता है क्या नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। और तुम लोग आज के इसके कांड को सुनकर बोलोगे कि सच में ये पागल वागल या फिर भांग के नशे तो नहीं लेकर के आया था। तुम्हें मालूम चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वालिन जनरल डीमन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है एंड वहाँ पर मो युन नाम के जनरल डीमन को नहीं मारता, बल्कि उसका नाम आओ दी था। मैंने गलत नाम बोल दिया एंड उससे इतना बुरा मारा कि उसके मेरिडियन शैटर हो गया। मतलब वो इन फ्यूचर चल के कल्टीवेट ही नहीं कर पाएगा। इसी दौरान वहाँ पे वो जो हम लोग का अनाउंसर था गुस्सा होता है, लेकिन घंटा फर्क पड़ता है। तुमने बोला जान से नहीं मारना है और मैंने जान से नहीं मारा, जिस वजह से वालिन ने नियम को तोड़ा नहीं था और उसे वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये कंपटीशन और भी आगे की तरफ बढ़ने लगा एंड इसी दौरान हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की उस बड़े से छत के ऊपर में बैठ के उस कंपटीशन को देख रही थी। एंड ये एक्चुअली में कोई लड़की नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट है। इसकी प्रेजेंस को वहाँ पे सभी लोग महसूस नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ वाइस कमांडर इन चीफ्स को वहाँ पे वो महसूस होती है। उन लोगों ने उसकी तरफ में बस देखा, स्माइल किया, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना उसके खिलाफ कुछ बोल दे, क्योंकि वो एक्चुअली हम लोग के डीमन एम्पायर की स्वॉर्ड स्पिरिट थी। इसी दौरान शू लिगो को उसको प्रेजेंस महसूस हो जाती है एंड उसने वालिंग को बोला कि मास्टर मुझे जल्दी से निकलने दीजिए, वरना वो लड़की आपके ऊपर में निगाह टिका के बैठी हुई है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आपके प्रेजेंस को जल्दी महसूस कर लेगी और आपको पता है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इस चीज़ को सुनकर वालिंग वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में आता है, जिस वजह से उसने शू लिगो को छोड़ दिया। और अब शू लिगो का कांड शुरू होता है। ये सीधा पहुंच जाता है उस वर्ड स्पिरिट के पास में। एक्चुअली में जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो यहाँ पर आई कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि जनरल डीमन कंपटीशन के अंदर में जब वालिन ने उसे हराया तब उसकी ऑरा वहाँ पे थोड़ी सी रिलीज हो जाती है, जिस वजह से सबको उसकी प्रेजेंस महसूस हो सकती थी। एंड यही कारण था कि इंपीरियल सिटी के अंदर में वो स्वॉर्ड जो कि बौखलाई पड़ी थी उसे पता चल जाता है कि वालिन यहीं कहीं आसपास में है, जिस वजह से वो वहाँ से निकलना चाहते थे। लेकिन तभी डीमन एम्पायर ने बोला था कि कंपटीशन में तुम कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, जिस वजह से तुम यहीं रहोगी। एंड उसी दौरान उसके दिमाग में प्लान आया कि मेरी स्वॉर्ड तो नहीं जा सकती, लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट जा सकती है। इसके बाद उसने खूबसूरत से ब्यूटी का वहाँ पे रूप लिया एंड सीधा पहुंच जाती है उस कंपटीशन को देखने के लिए। जिसके बाद अब शू ली वो पहुंच चुका था उसे छेड़ने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद उसने उसके साथ में काफ़ी सारी बातें करने का ट्राई किया, लेकिन तुम्हें पता है ना, एक लड़की एक लड़के वो इतनी आसानी से भाव नहीं देती, जिस वजह से शू लीगो का भी यहाँ पर सेम सिचुएशन नजर आ रहा था। और शू लीगो जब जब कोई सवाल पूछता है कि अरे ब्यूटी तुम कहाँ से आई हो, तभी उसी दौरान वो उसके ऊपर में एक स्वॉर्ड इंटेंट से हमला कर देती है। इतना जानलेवा नहीं था कि शू लीगो मर जाए, लेकिन वो उसे आसानी से डॉज कर देता। एंड जितनी बार वो सवाल पूछा था उतनी बार वो फ्रस्ट्रेट होकर उसके ऊपर में हमला कर रही थी। और वो दोनों वहाँ पर ये काफ़ी देर तक कांड को कंटिन्यू रखते हैं। जिसके बाद ये जो दिन था कंपटीशन का वो खत्म हो गया एंड वालिन वापस आ चुका था अपने मो मैंशन के अंदर में। इसी बीच शू लीगो कई बार अपने स्वॉर्ड से बाहर निकल कर जाता था उस ब्यूटी से मिलने, और इतना ही बात नहीं था, वो कई बार जा चुका था। एक दिन वालिन आराम से बैठ के अपने एसिडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पे शू लीगो वहाँ पे बार बार अपने स्वॉर्ड को हिलाते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे जल्दी बाहर जाने दीजिए, मुझे उस ब्यूटी से मिलना है, मास्टर प्लीज जाने दीजिए। इसी दौरान वालिन वहाँ पे गुस्सा हो गया एंड उसे वहाँ पे बाहर निकलता है। जिसके बाद वालिन जब उसके ऊपर में चिल्लाता है तो शू लीगो लिटरली यहाँ पर गुस्सा हो गया एंड उसने वालिन के ऊपर ही चिल्ला दिया। उसने सीधा वालिन को बोला, वालिन तुमने कई बार मुझे अपनी ब्यूटीज के साथ में अलग कर दिया, मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलते हो, क्योंकि हर बार ब्यूटीज तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मिलती है। मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि तुम्हें मेरा ये प्रोग्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात को सुनकर वालिन बौखला गया, अरे क्या बात कर रहा है ये। और शू लीगो के इस रवैये को देखकर वालिन सोच में पड़ जाता है कि इसका जो रवैया है उसके अकॉर्डिंग अगर इसे इन फ्यूचर चल के कोई पावरफुल करके बैठा मिला तो शायद से ये मुझे धोखा दे दे, क्योंकि जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर के दौरान सिचुएशंस अलग थी। वो पावरफुल था लेकिन उसे पता था कि वालिन उसे हरा देगा, लेकिन अगर इसे लिन दियान हो, ऑलसीड या फिर हम लोग के ब्लड एंसेस्टर जैसे कहीं कल्टिवेटर्स मिल गए तो ये पक्का मुझे बेच खाएगा। और वालिन जब इस गहरी सोच में डूबा हुआ था तब वहाँ पे शू लीगो अभी भी पक रहा एंड उसने लिटरली यहाँ पर ऐसा बोल दिया कि पिछली बार जब मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली जो कि मुझे पसंद भी करती थी, तो तुम और तुम्हारी उस का मतलब तुम्हें पता ना क्या होता है, RANDI ल्यू में दोनों मिलके अपने लस्टफुल काम के लिए मेरी ब्यूटी को तुमने प्रॉप बना दिया। मतलब तुम दोनों को करने का मन था तो उसे एक खिलौने की तरह यूज़ किया एंड तुम दोनों ने कर लिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्यूटी के साथ। तुम मुझसे जलते हो। और इतना बात अगर वो मुझे बोल देता ना, मैं पक्का सेलेस्टियल स्वॉर्ड से उसके 2 टुकड़े कर देता। और वालिन ना करे हो नहीं सकता। वालिन का दिमाग सनक गया इन बातों को सुनकर। उसने सोच लिया कि अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा। उसने उसी दौरान यहाँ पे बताया कि पिछली बार तू सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिट था, लेकिन मैंने तुझे रिफाइन किया एक स्वॉर्ड स्पिरिट के अंदर में, तो तुम एक नई जिंदगी थी, तुम इस स्वॉर्ड के अंदर में खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। जिसके बाद उसने उस स्वॉर्ड के साथ में शू लीगो के सारे कनेक्शंस को काट दिया। इस चीज़ को देखकर उसे लगा कि शायद से शू लीगो पलट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बोलता ठीक है मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, और वो
वहाँ से उड़ के जाने लगा। वालिन इस चीज़ को देख के चौंक गया, लेकिन शू लीगो के बॉडी के ऊपर में उसने ऑलरेडी कई सारे डिस्ट्रैक्शंस को क्रिएट कर रखा था, जिस वजह से शू लीगो वहाँ से भाग नहीं सकता। और वालिन ने उन डिस्ट्रैक्शन को यूज़ भी किया, लेकिन शू लीगो कुछ ज़्यादा स्मार्ट है। इस दौरान तक उसने उस डिस्ट्रैक्शन को तोड़ते हुए वहाँ से चला आता है। वालिन चौंक गया कि इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बाद इसे भी रेस्ट्रिक्शंस की नॉलेज आ चुकी है। जिसके बाद यहाँ से वो जब भागने लगता है, तब वो वहाँ पे ऑफ कोर्स भाग तो नहीं पाएगा ज़्यादा तेज़, और वो बाहर की तरफ में जब चला गया, तब वो अपने मन में सोचा था, हाँ, वालिन कितना बुरा लड़का है। हाँ, जब जब मुझे ब्यूटीज़ मिलती है तब तब इसे जलन होने लगती है। मैं जा रहा हूँ, आज मैं स्काई डीमन सिटी को छोड़ के चला जाऊँगा। मुझे पता है वालिन मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से मैं सिटी को छोड़ के आज तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊँगा एंड ब्यूटी मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ ले लूँगा, जिसके बाद हम दोनों अपनी ज़िंदगी को आराम से काटेंगे। साला कुछ ज़्यादा ही सपने दिख रहा है। शू लीगो अभी अपने हसीन सपनों को देख ही रहा था, तभी उसका बुरा सपना इसके सामने अपीयर हो जाता है, जो कि था वांग लिन। वांग लिन इस दौरान सोच रहा था कि ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, हो सकता है कि मून ब्लेड के साथ में रहकर इसने ऐसी कई सारे ट्रिक्स को सीख लिया, जिस वजह से ये एक बेटर स्वॉर्ड स्प्लिट डे बाई डे बनता जा रहा है। जिस वजह से वांग लिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड उसने सोच लिया कि अब तो इसका बैंड बजाना ज़रूरी है। इसके बाद वो जैसे इसके ऊपर में हमला करने वाला था, तभी वांग लिन के पोटली के अंदर से वहाँ पे ब्लैक फॉक्स रिलीज़ होती है एंड उसका छोटा भाई वहाँ पर बाहर निकलता है। मतलब ये लोग जीने मरने की कस्में वादे खा चुके कि दोनों भाई साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, और सिर्फ जीने मरने में नहीं बल्कि लड़की पटाने में भी। एक्चुअली में एक सीन हम लोग का ऐसा दिखाया गया कि जब शू लीगो एक बार मिलने गया था उसी स्वॉर्ड स्पिरिट से, तो वहाँ पर उसे महसूस होता है कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट की जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर वो इकट्ठा एक ही बार में इसको मारना चाहे तो वो आराम से मार देगी। जिस वजह से शू लीगो ने वहाँ पर बोला कि मेरे पास में एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है मून ब्लेड, एंड उसने उसे लिटरली वहाँ पर बुला लिया कि देखो हम दोनों भाई भाई है। और शू लीगो एक्चुअली में उसे अपने छोटे भाई से मिलवाने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि जब उसने उसके अंदर में बैटल इंग्रेडिएंट को महसूस किया था, उसे पता था कि वहाँ पे अगर वो लड़की एक बार मारने पर तुल गई तो शू लीगो कुछ भी कर ले बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है और मून ब्लेड की भी पावर ज़्यादा है। जिस वजह से यहाँ पे शू लीगो ने मून ब्लेड को बुलाया, लेकिन स्टिल मून ब्लेड की पावर्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि उस लड़की को हरा पाए। जिस वजह से अगर यहाँ पे शू लीगो और मून ब्लेड दोनों एक साथ लड़ते तो वहाँ पर उस लड़की के साथ में एक टाई अप मैच कर सकते हैं, स्टिल हरा नहीं सकते। मतलब सोच लो वो लड़की भी कुछ कम नहीं है। इसी दौरान हम लोग को वापस से यहाँ पे वालिन का सीन दिखाया था, जहाँ पर वालिन के ऊपर में हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी सडनली वहाँ पे मून ब्लेड बाहर आके उसे डॉज कर देता है। इसी दौरान उसने देखा कि ओ अच्छा, तुम दोनों इतने दिनों से प्लानिंग्स बना रहे थे मेरे खिलाफ रिबेलियन करने के लिए। इसके बाद वालिन यहाँ पर बहुत सनक गया। जब मून ब्लेड ने उसके ऊपर में हमला किया, तब यहाँ पर वालिन ने अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की उस लाइफ सील्स को क्रिएट किया, जिसके बाद वो जो बैरियर था उसको मून ब्लेड वहाँ पे तोड़ नहीं पाता। इस सिचुएशन को देख के वालिन वहाँ पे समझ गया कि अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका है कि अब वो मून ब्लेड को आसानी से रिफाइन कर पाएगा, क्योंकि ये जो स्लॉटर आर्ट की पावर्स है उसके सामने में मून ब्लेड भी नहीं टिक पा रहा। मतलब वो आराम से यहाँ पर डिफाइन कर सकता है। वालिन यहाँ पे भले ही गुस्से में है, लेकिन वो इतनी आसानी से शू लीगो को नहीं मानने वाला, क्योंकि ऐसे कई सारे सिचुएशंस थे जहाँ पे शू लीगो उसके साथ में था एंड इतने सालों का बॉन्ड वालिन एक ही झटके में मार दे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से। वालिन ने यहाँ पे शू लीगो को समझाया कि क्यों वो उसे बार बार मना कर रहा था बाहर जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में स्काई डीमन सिटी के अंदर में कई सारे ऐसे पावरफुल कल्टिवेटर्स है जिसे कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा, और अगर बाई चांस शू लीगो उनकी नज़र में आ गया तो वो लोग इसे पकड़ लेंगे और फिर से रिफाइन कर लेंगे, जैसे कि जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर ने किया था। एंड इस बात को जैसे ही शू लीगो यहाँ पर सुनता है, तब वो समझ गया कि आखिर वालिन उसकी इतना ज़्यादा क्यों चिंता कर रहा था। जिसके बाद उसके चरित्र में अचानक फिर से परिवर्तन आया कि हाँ, अब मैं मास्टर के साथ में लॉयल रहूँगा। इस दौरान मून ब्लेड वहाँ पे चिंग चिंग करके हमला किए जा रहा है, लेकिन मून ब्लेड बच्चा है ना, उसको तो अकल नहीं है यहाँ पे क्या बातें हो रही है। उसको तो बस एक ही चीज़ पता है कि शू लीगो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके साथ में रहना पसंद करता हूँ, आज आएगी मैं लड़ूंगा, दोनों भाई मर जाएंगे। और इस वजह से वो वहाँ पर हमला किए जा रहा था। शू लीगो यहाँ पे शांत हो गया एंड उसने वालिन से बोला कि मास्टर सॉरी, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिसके बाद उसने वापस से सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ में वहाँ पर कनेक्शंस को जोड़ दिया, लेकिन जोड़ने के बाद वो यहाँ पर बिल्कुल भी सुनता नहीं है। उसने यहाँ पर वालिन से बोला कि मास्टर सच बताना, आप ज़रूर मुझसे जलते हो ना, मुझे पता है कि आपका उस ब्यूटी के ऊपर में दिल आ चुका है, जिस वजह से आप मुझे नहीं चाहते कि मैं उसके साथ में मिलूँ। कहीं मैं मिल जाऊँगा तो मैं शायद से उसे पटा लूँगा। और इस चीज़ को वालिन सुन के बोलता है, अबे पागल वागल हो गया क्या, मैं स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ में खुद का टाका भिराऊंगा। इसके बाद वालिन ने उसे वापस से स्वॉर्ड के अंदर डाल दिया एंड मून ब्लेड भी जब देखता है कि शू लीगो के साथ में कुछ नहीं हुआ तो वो भी शांत हो जाता है। जिसके बाद शू लीगो जब स्वॉर्ड के अंदर था, तब ये अभी भी उसी हरकत के मूड में है। वालिन के बारे में वो सोचा था कि हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मास्टर जलते हैं, क्योंकि सारी की सारी ब्यूटीज़ मुझे ही मिलती है। भले ही मास्टर की कल्टीवेशन ज़्यादा होगी, लेकिन मेरा ऑरा ही अलग है। देखो मून ब्लेड को जैसे मास्टर ने कई बार ट्राई किया इसे रिफाइन करने का, लेकिन एक बार भी नहीं कर पाया, लेकिन मेरी पावर्स कम होने के बावजूद भी मैंने मून ब्लेड को अपने साथ रख रखा है। मतलब सोच लो, मैं एक अलग लेवल का ही आदमी हूँ।
साला सुधरेगा नहीं कभी भी, कुछ भी हो जाए लेकिन शूली वो यही पीछे रहने वाला है एंड एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद ही हम लोग का सीन वापस से दिखाया था जनरल डीमन कंपटीशन का। मतलब ये जो डीमन कंपटीशन था वो वहाँ पे अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है। तकरीबन 7 से 10 दिनों तक लग गए इन लोगों को फर्स्ट राउंड खत्म करने के लिए, जिसके अंदर में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा डीमन जनरल्स आपस में कॉम्पिटिट कर रहे थे। एंड इस दौरान मालिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो जाके देखे कि किस तरीके से फॉरेनर्स के साथ में वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने डीमन जनरल्स को तो मारते नहीं थे लेकिन हम फॉरेनर्स को मार देते थे। तो इस वजह से मालिन इस सब चीज़ से ऊब चुका था एंड जब जब उसे फ्री टाइम मिलता तो ऑफकोर्स देवदास हमारा वापस पहुंच जाता है उसी नाव के पास में जिथर म्यूजिक सुनने के लिए। कई दिनों तक उसने ऐसा सुना लेकिन सडनली एक दिन वो बोट थोड़ी लेट से वहाँ पर पहुंची। मतलब मालिन पहले ही पहुंच के उस धुन के बारे में सोचा था। तभी वो बोट वहाँ पे पहुंचती है तो वो जो बोट वाला आदमी था उसने मालिन को ऊपर बुलाया कि ब्रो आजा ऊपर, दोनों मिलकर साथ में दारू पियेंगे। जिसके बाद वो दोनों उसके ऊपर में चढ़ गया। जब मालिन उसके ऊपर में चढ़ता तो वो लड़की जो जितर बजा रही थी उसको नहीं पता था कि एक्चुअली में ये कौन है, मतलब उसको प्रेजेंस महसूस भी नहीं होती। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पे बैठ के दारू पीने लगे। जब तक वो लोग दारू पी रहे थे तब तक इन दोनों के बीच में बातचीत अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पर वो दोनों बस इशारे इशारे में बोतली एक दूसरे को दिखा रहे और पी रहे ऐसे ही करते आ रहे थे। तभी सडनली वहाँ पर उस कल्टिवेटर ने पूछा कि तुम्हें क्या ये जितर म्यूजिक किसी की याद दिलाती है? तो यहाँ पर वालिन अब कैसे बोले कि मेरी प्रेमिका लीमुवान की याद दिलाती है। तो वहाँ पर उसने बोला कि हाँ कोई एक थी मेरी दोस्त जिसका याद दिलाता है ये। इसके बाद ही उस यंग मैन ने पूछा कि क्या तुम्हारा घर वर नहीं है, मतलब तुम्हारा घर कहाँ पर है? इसके बाद वाली ने इस बात को जैसे ही सुना तो उसके मन में वही यादें आने लगती है, सुजाको प्लैनेट, वो वैली जिसके अंदर में उसका घर था, उसके माँ बाप थे एंड उसके अंदर में एक बॉडी में अलग टाइप का चिल आया था। क्योंकि वालिन सिर्फ अपनी फैमिली और ली मुवांग के लिए इमोशंस है और किसी के लिए भी उतना इमोशंस नहीं रखता। इसी दौरान वालिन ने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है एंड घर में कौन कौन है? तो यहाँ पर उसने बताया कि हाँ मेरा घर है छोटा सा एंड घर में ज़्यादा कोई नहीं है, बस एक छोटी सी भतीजी है और मेरे घर में कई सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है जिस वजह से मुझे वहाँ रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो दोनों यहाँ पे काफ़ी बातचीत करते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो जो लड़की धुन बजा रही थी वो भी वहाँ पे थक गई और वो वापस आराम करने के लिए चले गए। लेकिन स्टिल वो दोनों यहाँ पे बैठ के पी रहे थे और वो लोग काफ़ी समय यहाँ पे व्यतीत भी करते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वालिन ने उससे आज्ञा ली और उस जगह को छोड़ के चला आता है। इसी बीच हमें पता चला कि वालिन इतने डीमन कंपटीशन को नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे वालिन मिस कर रहा है। लेकिन हम लोग के पास में एक है ना उसका चमचा मो ली हाई वहाँ पे उसे सारी के सारी इन्फॉर्मेशन ला के देता था किसी एक जेड के अंदर में। और वहाँ पे जो भी नए हमले हो रहे हैं या फिर कौन सा डीमन जनरल कितना पावरफुल है इस बारे में सभी इन्फॉर्मेशन को मो ली ला के दे देता। जिसके बाद वालिन का जो दिन भर का सफ़र था वो सारा का सारा नॉलेज एक ही बार में मिल जाता। एंड अब फाइनली अब वो 10 दिन बीत चुके थे जहाँ पर वो फर्स्ट राउंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब तुम लोग समझ सकते हो कि अब कौन सा राउंड होने वाला है। ऑफकोर्स सेकेंड राउंड स्टार्ट होने के लिए वहाँ पे सभी के सभी कॉम्पिटिटर्स पहुँच गए एंड मालिन वहाँ पे जाकर देखता है कि सिर्फ 48 डीमन जनरल्स बचे हुए फर्स्ट राउंड के बाद में। इस चीज़ को देख के वो वहाँ पे ज़्यादा चौंका नहीं क्योंकि आम बात है। इसके बाद ही वो गोल्डन आर्मर वाला कल्टीवेटर वहाँ पे अपीयर होता है एंड उसने बोला कि सेकंड राउंड के अंदर में हम लोग का जो है कंपटीशन थोड़ा सा अलग होने वाला है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे सभी लोग चौंक गए। उसने बताया कि यहाँ पर अब हम लोग का जो कंपटीशन इसमें लड़ाई नहीं होने वाला, बल्कि इस स्काई डीमन सिटी की जो सबसे पावरफुल डिमोनिक ड्रम है इसको तुम लोगों को बजाना होगा एंड बजाने के अकॉर्डिंग तुम लोगों की राउंड्स को वहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे सब लोग घबरा गए, इतने ज़्यादा घबरा गए कि तुम लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वालिन ने जब आवधी को बुरी तरीके से पीटा था तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग चौंके थे। लेकिन जब उन लोगों ने इस कंपटीशन के बारे में सोचा, सेकंड राउंड के बारे में, तब वो लोग ज़्यादा चौंके। मतलब उन लोग घबरा रहे थे इस ड्रम से। क्यों? क्योंकि मोलिया यहाँ पे बताता है कि ये जो ड्रम है ये बहुत पुराना है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे बजाने में अगर कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर एफर्ट्स लगाता है तो वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा। सुनने में आ रहा है कि इसे किसी एंशिएंट डीमन की स्किन से बनाया गया है जिस वजह से इतना ज़्यादा पावरफुल है। और तो और जो स्काई डीमन सिटी के फर्स्ट डीमन एंसेस्टर थे उन्होंने इसे क्रिएट किया था जिस वजह से इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। जब कोई भी वाइस कमांडर इन चीफ बनता है तब वो इस चीज़ को बजाते हैं एंड लास्ट टाइम हेवेंस कमांडर इन चीफ ने इसे बजाया था तकरीबन 16 बार। इसी वजह से यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे। इनफैक्ट हम लोग के कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ नॉर्मल व्यूअर्स भी चौंक गए थे इस चीज़ को देखकर। इसी बीच हम लोगों को श्वान को दिखाया जाता, याद होगा ना, वही सेकंड लेवल का कल्टीवेटर जिसकी इज्जत उसने लूट ली थी ऑलमोस्ट। उसके बीच में वहाँ पे वो जो बेट लगाया था उस आदमी ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि अब इस कॉम्पिटिशन में वालिन ज़्यादा दिन टिक पाएगा? क्योंकि अगर लड़ाई की बात होती तो वालिन एक हद तक टिक सकता था, लेकिन इस ड्रम को बजा पाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन श्वान अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वालिन जीत सकता है। जिसके बाद यहाँ पर उस गोल्डन आर्मर वाले ने पूरे नियम को बताया कि अगर किसी ने इसे 3 बार बजा दिया मतलब तुम समझ लो कि तुम जीनियस हो। अगर किसी ने इसे 6 बार बजाया तो तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो। लेकिन अगर किसी ने इसे 10 बार बजा दिया तो वो एक्सट्रीम लेवल का अलग ही आदमी बन जाएगा। लेकिन कुछ कल्टीवेटर्स के पास में इतनी भी पावर नहीं होगी कि वो इसे फर्स्ट बार बजा सके। अगर किसी भी वीक कल्टीवेटर ने इसे बजाने का ट्राई किया तो वो एक ही झटके में मर जाएगा।
इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे बहुत लोग चौंक गए, क्योंकि वहाँ के जो निवासी थे उनको ऑलरेडी पता था, लेकिन फॉरेन के कल्टीवेटर्स वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते इस चीज़ को देखकर। तो अब क्या कंपटीशन आगे स्टार्ट होता है। गोल्डन आर्मर वाले कल्टीवेटर ने वहाँ पे एक दूसरे कॉम्पिटिटर को बुलाया जिसका नाम था यूसेन। जिन्हें नहीं पता कि यूसेन क्या है, वो भी एक तरीके का डीमन जनरल है, लेकिन उसके पास में दाव ऑफ स्लॉटर है जो कि सेम वार्लिंग के पास में था। वो सोल स्लॉटर है, वार्लिंग का हम लोग का जो स्लॉटर है वो अलग है, लेकिन वो भी स्लॉटर को यूज़ करता है, जिस वजह से वार्लिंग का और उसका जो स्लॉटर आर्ट है वो कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ को पोजेस करता है। उसको जब बुलाया गया तो वो थोड़ा सा टेंशन में था, लेकिन अब आया है तो बजाना तो पड़ेगा ही। उसने अपनी ज़िंदगी के पूरे डेमन स्पिरिचुअल एनर्जीज को वहाँ पे इस्तेमाल किया एंड बूम 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 तकरीबन उसने 3 बार ऐसा बजा दिया। 3 बार बजाने के बाद वहाँ पे वो गोल्डन आर्मर वाला कल्टीवेटर खुश होता है कि चलो तुम एक जीनियस तो हो, लेकिन उसने अपनी लिमिटेशंस को पुश किया। उसने ऑलरेडी अपनी 80% पावर्स को यूज़ कर दिया था, जिस वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थका हुआ नजर आता है, लेकिन स्टिल उसने अपनी बची हुई 20% की पावर्स को यूज़ किया एंड चौथी बार भी उस ड्रम को बजा देता है। इस चीज़ को देख के वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चौंक गए, क्योंकि 4 बार बजाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे वो कल्टीवेटर थक गया, मतलब अब तो नहीं होने वाला, अब मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद यूसन पीछे की तरफ में हट जाता है, तो उस गोल्डन आर्मर वाले कल्टीवेटर ने पूछा कि अपने कंपेनियन को बोला, तो वहाँ पर वो बोलता है कि मेरा कंपेनियन नहीं है मेरे साथ। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया, मतलब एक छोटा सा बेंचमार्क को क्रिएट करने के बाद वो वापस चला था। अब यहाँ पर गोल्डन आर्मर वाला कल्टीवेटर वार्लिंग की तरफ देखता है काफ़ी देर तक तिरछी नज़र से, जैसे वो कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गया था, लेकिन उसने बुलाया नहीं वार्लिंग को, उसने बुलाया मोफी को। मोफी को देख के वहाँ पे वो जो कल्टीवेटर था, मतलब जो हम लोग के श्वान के साथ में बेट लगा रहा है, वो बोलता है कि अरे ये तो अलग लेवल का कल्टीवेटर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें होने लगती है ऑडियंस में भी। इनफैक्ट मोलिहाई भी उसे देख के एक टाइम के लिए ठंडा पड़ गया था। मोफी पिछली बार का जो डीमन कॉम्पिटिशन हुआ था उसके अंदर में फर्स्ट आया था, एंड जब से वो ड्रैगन लेक में गया उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद मोफी यहाँ पे जब आता है तो उसने भी सेम अपने डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज का इस्तेमाल किया एंड बूम 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 तकरीबन 6 बार उस चीज़ को बजा दिया। इस चीज़ को देखकर वो वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि 6 बार बजाना तुम लोग सोच सकते हो कौन से लेवल की वो पावर्स को पोजेस कर रहा है। मतलब सोच लो, मोफी ऐसे ऐसे पिछली बार फर्स्ट नहीं आया था। ये 6 बार बजाने के बाद उसके डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, जिस वजह से वो वहाँ पे थका हुआ महसूस करता है, लेकिन वो यहाँ पे हार नहीं माना। उसने अपनी बची हुई लिमिटेशंस को भी पुश किया एंड उसे पूरी तरीके से फिर से एक बार बजा दिया, मतलब तकरीबन 7 बार। इस चीज़ को देख के वहाँ पे सभी लोग चौंक गए, क्योंकि इस दौरान तक उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड उसके बॉडी के ऊपर में एक गोल्डन आर्मर था जो कि पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। इसी दौरान यहाँ पे हमें पता चलता है कि मोफी ने एक बार खुद की लिमिटेशंस को पुश किया एंड ऑलमोस्ट 8 बार उसको बजा देता है। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि 8 बार एक्सट्रीम लेवल है। उसने पूरी अपनी एनर्जीज को वहाँ पे झोंक दिया था। इसी दौरान जैसे उसने 8वीं बार उसे बजाया तो उसकी बॉडी तकरीबन 100 से 1000 फीट दूरी पर जाके गिरती है, मतलब पूरा फट के हालत उसका 64 हो गया था। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी? ऑफकोर्स उसके कंपेनियन की। एंड मैंने सुना था कि उसका कंपेनियन जो मोयान था उसे वार्लिंग ने धके कूद के मार दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से वहीं पे दाल वो स्वॉर्डसेट का एक और कंपेनियन आता है। मे भी कुछ रीजंस होंगे, तुम लोग कमेंट में बताओ कि आखिर ये कौन हो सकता है। इसके बाद ही हम लोग को दिखाया था उसके कंपेनियन का सीन। कंपेनियन ने भी अपने फुल पावर्स को वहाँ पे यूज़ किया एंड ऑलमोस्ट उसने भी उसे 3 बार बजा दिया था। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया, जो कि था 11 बार। इस चीज़ को देख के वहाँ पे कोई चौंके ना चौंके, लेकिन मो लिहाई टेंशन में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर वालिन को अकेला इस चीज़ को बनाया था, वो भी 11 बार। मतलब इतना बड़ा बेंचमार्क क्रिएट हो चुका है जिससे वालिन ऑलमोस्ट पोजेस नहीं कर सकता। इसी बार वहाँ पे फिर से बेट की बात आ जाती है। मतलब हम लोग का वो जो कल्टीवेटर श्वान नज़र आता है, उसके साथ में उसने जो बेट लगाया था उसने बोला कि देखो मोफी ने 11 बार इस चीज़ को क्रिएट कर दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वाले इस चीज़ को तोड़ पाएगा? तो वहाँ पर श्वान बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो पावरफुल है, मैं जब इसकी उम्र का था तब इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इसके बाद ही यहाँ पे वालिंग की तरफ में फिर से वो गोल्डन आर्मर वाला कल्टीवेटर देखता है। उसने बोला कि देख सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है इसे बजाने के लिए, मैं तो गारंटी दे सकता हूँ तुम इसे 5 बार भी नहीं बजा सकते। इसके बाद वो सट्टेबाजी के मूड में आया था। यहाँ पे ऑलरेडी श्वान और एक ब्लू रोक के कल्टीवेटर के बीच में सट्टाबाजी चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अचानक से इसने वालिंग के साथ में सट्टा लगा दिया। उसने बोला कि अगर तुम इसे 5 बार बजा देते हो तो मैं डीमन एम्पायर के सामने खुद तुम्हारी गुजारिश करूंगा, लेकिन अगर तुम इसे नहीं बजा पाए तो तुम खुद अपनी गलती को मानोगे कि तुमने एक डीमन जनरल को यहाँ पे इंजर्ड कर दिया, जिसके बाद तुम्हें इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। वालिन यहाँ पे इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है और उसने यहाँ पे बोला कि मुझे तुम्हारी गुजारिश नहीं चाहिए, लेकिन इसके बदले अगर मैंने इसे 5 बार बजा दिया तो तुम अपना दाहिना हाथ मुझे दे दोगे। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सहम जाता है, लेकिन उसके अंदर में एक अलग टाइप का एरोगेंस था। उसने बोला कि ठीक है चलो इस बात के लिए मैं राज़ी हो जाता हूँ, लेकिन अगर तुमने अगर इसे 10 बार भी बजा दिया तो मैं अपने दोनों हाथों में दे दूंगा।
इसके बाद ये सीन हम लोग का वहीं पे ख़त्म हो गया, जिसके साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, एंड लाइक मारो दबा के। देखते हैं आप लोग क्या इस वीडियो के ऊपर मैं 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर सकते हो, और कर दिए तो मैं कल ही एक वीडियो डालूंगा। तो मिलते हैं उसके एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।